हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत ही इजी चैप्टर है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। सपोज मैं एक एक्शन कर रही हूँ, आप बताना मैंने ये क्या किया है। ये मैंने इसमें से पीस को सेपरेट किया है। ये पॉड में से मैंने क्या किया है? पीस को सेपरेट किया है। पीस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पॉड। एंड एक और एक्शन कर रही हूँ, आपके मदर भी करती होंगी। ये हमारे पास गार्लिक है, इसका कवर मैं क्या कर रही हूँ? रिमूव कर रही हूँ। क्यों मैंने इसका कवर रिमूव किया है? क्योंकि मुझे चाहिए अंदर से यूज़फुल पार्ट। ये यूज़फुल नहीं है, ये यूज़फुल है जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे पीस यूज़फुल हैं। तो सेपरेशन इज़ व्हाट? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। तो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? उन मिक्सचर में से कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना चाहते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसी को बोला जाता है सेपरेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेपरेशन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द सेपरेशन। कौन कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन। तो व्हाट इज सेपरेशन? आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन है सेपरेशन की द रिमूवल। क्या करते हैं हम इसमें? सेपरेशन क्या है? प्रोसेस है द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस को हम रिमूव करते हैं कहाँ से? फ्रॉम मिक्सचर ऑफ one or more substances. This is a separation. नाउ इट्स इम्पोर्टेंस। सेपरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों करते हैं हम सेपरेशन? जैसे मैंने अभी एक सेपरेशन की है। मैंने क्यों की सेपरेशन? क्योंकि मुझे पीस चाहिए थे, आई वॉन्ट गार्लिक। तो सेपरेशन हम करते हैं टू गेट यूज़फुल कंपोनेंट्स। हमें कुछ बहुत सारा मिक्सचर, चीज़ों का मिक्सचर है, उसमें से हमने यूज़फुल कंपोनेंट्स हमें चाहिए। हम सिर्फ वही कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सेपरेशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंस में हम क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, यू जस्ट इलेबोरेट इन योर पेपर। फॉर टू गेट, नॉट फॉर टू गेट यूज़फुल कंपोनेंट and to remove harmful component, to remove harmful or impurities, harmful components or impurities. Simply we can write and impurities. सपोज जैसे आपके राइस, आप राइस तो लाइक करते ही हो। राइस को जब बनाने से पहले हम उनको क्लीन करते हैं, उसमें कुछ हस्क होती है, कुछ डर्ट पार्टिकल, कुछ स्टोन्स होते हैं, वो हम रिमूव कर देते हैं। अदरवाइज वो आपके मुंह में आ जाएंगे ना, टेस्ट को भी ख़राब करेंगे। दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। तो हम चीज़ों में से हार्मफुल चीज़ों को भी बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं। सेपरेशन होता है अलग करना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। उसके बाद क्या है? टू ग्रुप द डिफरेंट कंपोनेंट। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। कैसे? अगर आप सेपरेशन करोगे तभी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। जैसे कि आप 4th चैप्टर में सॉर्टिंग द मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ के आए हो, तो हमने देखा कि ग्रुपिंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग हम तभी कर सकते हैं अगर क्या है, हम सेपरेशन करेंगे। पहले हम चीज़ों को सेपरेट करेंगे, फिर उनके ग्रुप्स बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास सेपरेशन। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द सेपरेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करते हो सेपरेशन की। जैसे कि आप पोहा खाते हो या कोई भी नूडल्स खाते हो। कई बार आपको कुछ उसमें चिल्ली पसंद नहीं है या कोई और वेजिटेबल पसंद नहीं है, तो वो यूजली हम क्या करते हैं? हम हाथ से निकाल निकाल के उसको सेपरेट कर देते हैं और बाकी का जो ईटेबल्स है आप खा लेते हो। तो सेपरेशन जो है, छोटी छोटी सेपरेशन आप भी अपनी लाइफ में करते हैं। आपकी मदर किचन में बहुत सारी सेपरेशंस करती हैं। तो ये ज़्यादा अनकॉमन टॉपिक नहीं है, बहुत सारा कॉमन टॉपिक है। नाउ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मेथड ऑफ द सेपरेशन? कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? बहुत सारे मेथड यूज़ करेंगे। एक सिंगल मेथड इज़ नॉट सफिशेंट। एक सिंगल मेथड से हम सारे मटेरियल्स की सेपरेशंस नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स हैं,
जैसा हमारे पास मिक्सचर है वैसे ही हमें एक मेथड यूज़ करना है उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। वैसे आप थोड़ा सा पढ़ भी चुके होंगे आपकी बुक में, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे व्हाट आर द मेथड ऑफ द सेपरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड ऑफ द सेपरेशन। बहुत सारे मेथड हैं आपकी बुक में गिवन है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द मेथड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैंड पिकिंग। फर्स्ट मेथड है हमारे पास सेपरेशन का हैंड पिकिंग। बहुत सिंपल है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं, अमाउंट उनकी कम होती है, ये याद होना चाहिए। लेस अमाउंट में इम्प्यूरिटीज़ होंगी और बिगर साइज़ की इम्प्यूरिटीज़ होंगी, तो आप इजीली देख सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो और सेपरेट कर सकते हो। राइस हैं, राइस में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, या कोई पल्सेस आपको क्लीन करते हैं आप किचन के अंदर, थोड़ी सी पल्स हम बनाते हैं एक कटोरी भर के, ये तो है नहीं, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, तो वो हैंड पिकिंग इज़ द बेस्ट मेथड। क्योंकि थोड़ा सा तो आपने राइस को साफ़ करना होता है, या थोड़े से आपने पल्सेस बनानी होती है, तो ईजिली आप बड़े बड़ी सी इम्प्योरिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, बिगर साइज़ की। राइस में आपको स्टोन्स दिख जाते हैं, या कोई और सीड उसमें मिक्स हुए हैं, राइस के अंदर कोई और ब्लैक कलर की दाल मिक्स हुई हुई है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो इजीली यू कैन रिमूव विद द हैंड्स। तो वो होता है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग होता है हाथ से साफ करना, किसी भी चीज़ को हाथ से सेपरेशन करनी मटेरियल्स की। ऐसे आपके राइस में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, बिच डर्ट पार्टिकल्स हैं, हस्क पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे आपको हैंड पिकिंग मेथड से आप क्या कर सकते हो, वो इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास विनोइंग। विनोइंग जो मेथड है ये भी सेपरेशन है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो मिक्सचर होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स। लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट का मिक्सचर अगर आपके पास है और आपके पास जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा है, आप उसको हैंड से साफ नहीं कर पाओगे। जैसे ग्रेन्स हैं, बहुत सारे ग्रेन्स हैं, इतनी पूरी बोरी भर के ग्रेन्स हैं, तो हैंड से आप करने लगोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आप क्या करोगे, विनोइंग हम करेंगे। विनोइंग क्या है, बहुत सिंपल मेथड है विनोइंग। विनोइंग से हमने क्या करना है, ये विद द हेल्प ऑफ, ये विनोइंग हम करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, जो हवा चलती है, या फिर हम किसी फैन से भी इसको कर सकते हैं अगर हवा नहीं चल रही है। पुराने समय में तो लोग जो हवा चलती थी विंड की हेल्प से क्या कर देते थे, ग्रेन्स को साफ करते थे। जो ग्रेन्स होते हैं, मान लो व्हीट ग्रेन्स हैं, उसमें जब फील्ड में से व्हीट ग्रेन को हम लेके आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, हस्क होती है, शेफ होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो हमने उनको क्लीन करना है। तो आपको पता है कि जो हस्क होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट इन वेट होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेन्स। एक व्हीट का ग्रेन हैवी होगा, हस्क क्या होगी, लाइट होगी। ऐसे आप हवा से भी उसको उड़ा सकते हो। तो क्या करते हैं विनोइंग में, कैसे की जाती है विनोइंग, ऐसे हमारे पास जो विनोइंग के लिए एक प्लेट होती है, विनोइंग प्लेट जिसको बोलते हैं, उसमें वो सारे ग्रेन्स हम डाल लेते हैं विनोइंग प्लेट में भर के, तो उसको ऐसे हवा में ऐसे नीचे छोड़ा जाता है। जैसे ही हवा आती है, ऐसे सपोज करो इधर से हवा आ रही है, तो ऐसे आप खड़ जाओगे, तो ऐसे आप सीड्स को जब नीचे फेंकोगे उस प्लेट में से, तो क्या धीरे धीरे हमने फेंकना है, ये नहीं एकदम से ढेरी कर देना है, नो नो, ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते हमने धीरे 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 ग्रेन को नीचे फेंकना है। तो क्या होगा, ग्रेन्स वर्टिकली नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि हैवी होंगे, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ऐसे मान लो ये प्लेट है, विनोइंग प्लेट है, इसमें ग्रेन्स आपके रखे हुए हैं, यहाँ किसी ने इसको पकड़ा हुआ है ना ऐसे, तो ये विनोइंग की जा रही है, सपोज कर लो, है ना। तो ये हैंड्स में बनाए हैं हमने, तो यहाँ पे ग्रेन्स क्या हैं, गिर रहे हैं नीचे, ग्रेन्स नीचे आ रहे हैं और हीप बन गई है ग्रेन्स की पूरी। तो हस्क जो है ऐसे हवा से इधर, हस्क जो है क्योंकि लाइट वेट होगी तो वो इधर थोड़ी सी दूर जाके गिर जाएगी,
तो ऐसे आपके जो ग्रेन्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे विनोइंग मेथड से। बहुत सिंपल मेथड है। तो ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास मटेरियल, तो हैंड पिकिंग मेथड तो सूटेबल नहीं है, तो हम विनोइंग कर लेंगे सेपरेशन के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था। इसमें हम एयर की हेल्प से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, हमारे ग्रेन्स को बेसिकली क्लीन किया जाता है। किससे? विद द मेथड ऑफ विनोइंग। ये सेकंड मेथड था। और आपने याद रखना है कि इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो लाइट इन वेट होती हैं। जहाँ पे आपके पास मिक्सचर हो लाइट एंड हैवी का। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेथड, नेक्स्ट मेथड सीविंग। बहुत ही सिंपल। अगर हमारे पास मिक्सचर है चीज़ों का और हम उसको सीव करके, जैसे आपके पास आटा है, फ्लोर है, उसके अंदर आपकी चीनी, जहाँ पे जो मिक्सचर में इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जहाँ सब्सटेंसेस होते हैं, उनके साइज़ बड़े नहीं होते, ताकि आप उनको विनोइंग से या फिर हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सको। तो सपोज़ कर लो आपके फ्लोर के अंदर शुगर क्रिस्टल्स मिक्स हो चुके हैं, तो आप कैसे, हाथ से तो निकालने बैठोगे नहीं। आटा था जिससे आप रोटी बनाते हो, उसमें आपकी चीनी मिक्स हो गई है, शुगर मिक्स हो गई है, शुगर क्रिस्टल मिक्स हो गया, तो हाथ से निकालोगे, विनोइंग से निकालोगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, हम उसको एक सीव में डाल के क्या करेंगे, छान लेंगे। छाननी जिसको हम बोल देते हैं, सिंपल, आपके घर में अवेलेबल होगी किचन में, उसमें डाल लेते हैं। उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, तो आप देखोगे कि जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सीव में से पास आउट हो जाएंगे। जो बड़े पार्टिकल्स हैं, शुगर जो है वो ऊपर रह जाएगी। तो ऐसे आप उसको क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इनके साइज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों मेथड सूटेबल नहीं है। क्योंकि मैंने बिगनिंग में बताया कि जो मिक्सचर होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और उनको साफ़ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो ऐसे सीविंग आपने देखना है कि ये मेरा मिक्सचर है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड मैं लगाऊं ताकि मैं इजीली सेपरेट कर सकूं। तो अगर मेरे पास फ्लोर है, उसके अंदर शुगर डल गई है, तो वहाँ पे तो मैं विनोइंग कर ही नहीं पाऊंगी, जहाँ मेरी हैंड पिकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। कर सकते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमने तो टाइम सेव करना है ना। अभी आप साइंस स्टूडेंट हो, हमने कुछ स्मार्ट वर्क करना है ना, तो इसलिए हम सीव कर देंगे। सीव करने से आपके जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो फ्लोर है वो नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर जो है आपके पास क्या है, शुगर क्रिस्टल रह जाएंगे। कई बार आपके मदर और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ हो जाती हैं, कई बार फ्लोर के अंदर कुछ स्टोन्स भी हो सकते हैं, जो एनीथिंग एल्स। और ये माना जाता है कि जो उसमें ब्रैन होता है, फ्लोर का जो खाने वाला पार्ट, बूरा जिसको बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। जब आप छानते हो तो वो भी सेपरेट आउट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपने फ्लोर को सीव कर लिया और उसमें ज़्यादा कुछ इम्प्यूरिटीज़ नहीं है, सिर्फ ब्रैन ही है, तो आप उसको अगेन आपके फ्लोर में मिक्स कर सकते हो। अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ इम्प्यूरिटीज़, तो हैंड से उसको अलग कर लो। और अगर ब्रैन ही है सिर्फ, तो उसको अगेन आप अपने फ्लोर में मिक्स करके हमने इसको कंज्यूम करना है। क्योंकि एक तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेकंड इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, ये हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो सीविंग और कहाँ पे कर सकते हैं हम सीविंग, जैसे हमने कई बार हम बिल्डिंग्स बनती हैं तो सैंड लेके आते हैं, रेता जिसको हम बोल देते हैं, सैंड लेके आते हैं, उसको क्लीन करने के लिए भी सीविंग मेथड किया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा सीव होता है, ऐसे स्टैंड पे लगाया, यहाँ पे इसके अंदर छोटी सी जाली लगी होती है ना सीव में, आपने देखा होगा, इसको ही बोलते हैं ना सीव। हाँ, तो इसमें जैसे सैंड सैंड के अंदर बड़े बड़े से पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, छोटे पेबल्स भी होते हैं, तो इसके ऊपर सैंड को गिरा जाएगा, सैंड नीचे चली जाएगी और इसके ऊपर सारे पेबल्स क्या आ जाएंगे, रह जाएंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े से पेबल्स इसके बीच में फंस जाएंगे, बड़े छोटे। तो आप इसको सैंड को भी क्लीन कर सकते हो। जब बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पे भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। कौन सा मेथड है जी, सीविंग मेथड है। आई होप आपको समझ आ रहा है। हैंड पिकिंग किया हमने, विनोइंग किया है, सीविंग, ये थोड़े से मेथड हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स है ना, तो हमने देखना कि कौन सा मेथड किस सेपरेशन के लिए सूटेबल है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज थ्रेशिंग। एक बीच में रह गया है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेशिंग।
यस, आपके क्रॉप, आपने खेतों में क्रॉप तो देखा है, जैसे वीट की क्रॉप है, आपने देखा कि वीट की क्रॉप को एक ही प्लांट को बहुत सारे ग्रेन्स लग जाते हैं। ऐसे वीट का एक प्लांट है, उसको बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, 100 ऑफ द ग्रेन्स। क्या आप उसको हाथ से सेपरेट करोगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते थे पुराने समों में, तो जो प्लांट है उसको जो क्या करते थे, बीट किया जाता था। ऐसे प्लांट है, पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जब क्रॉप आपकी मैच्योर हो गई है, पूरी पक चुकी है, तो उसको काट लिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग जो होती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग तो होता है ना, सिंपली कट कर लेते हैं मैच्योर क्रॉप को। उसके बाद हमने क्या करना है, थ्रेशिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स है। हमने ग्रेन्स लेने हैं ना, हमने प्लांट में से ग्रेन निकालना है बाहर। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शेफ, उसके जो शेफ पार्ट है वो हमने अलग करना है बाय फ्रीली विटिन प्रोसेस। आजकल तो बहुत अनदर मेथड है, हम देखेंगे। तो देखो, थ्रेशिंग क्या है, सेपरेशन करनी है हमने ग्रेन की शेफ से। जो ये पार्ट है प्लांट का, इसको शेफ बोलते हैं, उसमें से हमने ग्रेन निकालना है बाहर। तो कैसे करोगे, हाथ से निकालने बैठोगे? नो, एक प्लांट को ही 1000 सीड लगे होते तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, इतनी बड़ी क्रॉप है, इतना बड़ा फील्ड है, तो कैसे करेंगे? तो क्या करी की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उसके बंडल्स बना लिए जाते हैं। ऐसे 10-10 और 20-20 का बंडल लेके ऐसे उसको बीट किया जाता है किसी बड़े सारी रॉक के ऊपर, या पत्थर रख के, या कोई और ड्रम वगैरह रखा जाता है, तो ऐसे उसके ऊपर उसको बीट किया जाएगा। बीट करने से क्या होगा, बीट करने से वो शेफ से ग्रेन्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो शेफ को अलग किया जाता है, फिर उसके बाद विनोइंग करके क्लीन कर लेंगे बाद में। तो ऐसे ग्रेन्स को क्या किया जाता है, थ्रेशिंग में सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द शेफ। ये एक मेथड है। पहले तो लोग इसको मैनुअली करते थे, हाथों से किया जाता था, और कुछ एनिमल्स को भी यूज़ करते थे। कैसे, ऐसे ना पूरा स्प्रेड कर लेते थे खेत के अंदर, जो फील्ड के अंदर आपके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर, फिर वो एनिमल्स को ऐसे घुमाते रहते थे, क्योंकि एनिमल्स घूमेंगे ऊपर तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो शेफ पार्ट में से ग्रेन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पैरों की हेल्प से उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे आपके ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे थ्रेशिंग में। नाउअडे हमारे पास थ्रेशर्स अवेलेबल हैं, कंबाइन की हेल्प से भी किया जाता है। कंबाइन एक ऐसी मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेशिंग भी, वो साथ के साथ कर देता है। जैसे जैसे हार्वेस्टिंग करेगा, कट भी करेगा, साथ साथ आपके ग्रेन्स भी मिल जाएंगे आपको। डायरेक्टली वो थ्रेशिंग करके दे देता है ग्रेन्स। तो हाथ से भी करते थे, और नाउअडे वी हैव अ मशीन्स। तो ये था आपका एक और मेथड, ग्रेन्स को कैसे हम खेतों में सेपरेट करते हैं विद द मेथड ऑफ थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में हमने देखा स्टूडेंट्स कि हम ग्रेन्स को सेपरेट कर दें फ्रॉम द स्टॉक्स, फ्रॉम द शेफ। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ जाता है जी, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये क्या है, सेडिमेंटेशन कई बार होता है कि कुछ ऐसा मिक्सचर होता है जो हैंड पिकिंग से, विनोइंग से, थ्रैशिंग से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज कर लो राइस हैं, पल्सेस हैं, उसमें उनको हम वॉश करते हैं, कई बार कुक करने से पहले हम वॉश किया जाता है। तो वॉश करते टाइम आप देखोगे कि कितना ज़्यादा जो पानी होता है वो डर्टी हो जाता है। मीन्स आपने हैंड पिकिंग भी कर चुके, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ डर्ट अभी भी प्रेजेंट है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप पानी में डिज़ोल्व कर लोगे मिक्सचर, तो जो हैवी वाला पार्ट होगा वो सेटल हो जाएगा। जो मीन्स इनसॉल्युबल पार्ट है, राइस तो सॉल्युबल होंगे नहीं ना पानी में, घुलेंगे नहीं, वो तो सेटल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन उसमें जो डर्ट होगी, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो लाइट होंगी, बहुत फाइन इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो हम हाथ से नहीं निकाल सकते, जो हमें दिखी भी नहीं है, कुछ कई बार बहुत छोटे छोटे
डस्ट पार्टिकल होते हैं, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है उसमें, छोटे से होते हैं ना, हमारे पल्सेस में इंसेक्ट कई बार छोटे छोटे थे। तो वो कैसे रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन से रिमूव किया जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या करना है, आपका कोई भी मिक्सचर है, आपकी सपोज करो राइस है, पल्सेस हैं, उसको वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। वाटर में डिजोल्व करने से क्या होगा, जो हैवी वाली आपके राइस वगैरह होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सेटल्ड पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। और उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सॉल्युबल हो चुकी हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ डर्टी वाटर है, तो वो आपने क्या करना है, बात ये है प्रोसेस सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमने डिज़ोल्व कर लेना है उसको वाटर के अंदर। जो हैवी पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगा, जो लाइट पार्ट होंगे, लाइट इम्प्यूरिटीज़ हैं, कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ हस्क है, कुछ हस्क है, कुछ डर्ट पार्टिकल हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, तो वो पानी में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे उसके बाद, रिमूवल ऑफ द इम्प्योर कंपोनेंट्स। जो हम रिमूवल करेंगे पानी का वो होती है डिकैंटेशन। फिर हम उसको क्या कर देंगे जी, डिकैंटेशन। डिकैंटेशन से क्या है, ये पानी सारा यहाँ से हम निकाल देते हैं, आपने देखा यूजली पानी को ऐसे रिमूव कर देंगे। जब पानी रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्लीन वाला पार्ट बच जाएगा। तो डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन ये दोनों ही इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। सेडिमेंटेशन में हम सॉल्युबल करेंगे उसको वाटर में, डिकैंटेशन में हम वो सेपरेट आउट करेंगे चीज़ें, मिक्सचर। बहुत सिंपल मेथड है। तो आपने देखा भी होगा कई बार, आप कोई रिवर्स को देखते हो तो वहाँ पे भी ये नेचुरल सेडिमेंटेशन होती है। सैंड को पानी में देखते हो तो सैंड अब नीचे सेटल हो जाती है, ऊपर क्लीन वाटर। रिवर्स में नीचे मिट्टी होती है ना, स्टोन्स होते हैं, मिट्टी होती है, देखो फिर भी वो ऊपर साफ साफ पानी आपको नजर आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, ऊपर पानी अलग हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है, आप चाय तो पीते हो, चाय पीते तो फिल्टर करके हम पीते हैं। जैसे आप जूस, आपको कई बार हम जूस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन, एक सीविंग और फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फिल्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं फिल्टरिंग डिवाइस, बहुत ही फाइन इम्प्यूरिटीज़ को भी ये क्या कर देता है, फिल्टर आउट। सीविंग से बेस्ट होता है ये, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को भी ये सेपरेट कर सकता है। लेकिन इसमें हमें फिल्टरिंग डिवाइस चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए। सपोज कर लो आपके पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट है, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, जहाँ आपने जूस को क्या करना है, फिल्टर करना। आप जूस डालोगे तो आप देखोगे कि जूस आपका नीचे ग्लास में आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो छाननी आपने लगा रखी है उसमें क्या, पल्प उसमें बच जाएगी ना, उसके जो छिलके वगैरह होंगे। तो स्टेन, आप चाय को भी स्टेन करते हो, चाय को भी फिल्टर करते हैं हम, तो उसमें टी लीव्स फंस जाते हैं तो चाय आपकी कप में आ जाती है, तो आप उसको ईजिली पी सकते हो। तो छोटे छोटे से भी पार्टिकल हम इससे फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टरिंग डिवाइस जो होता है जी कैसे फिल्टर करता है, फिल्टरिंग पेपर होता है ना आपके पास, आपने देखा भी होगा लैब में, जैसे फनल में लगाते हैं, आपके टीचर ने लगाया भी होगा उसको ऐसे ट्राइंगल शेप में करके। तो उसके अंदर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अगर ये मैं इसको ओपन करके, वैसे तो आपको वो दिखेगा नहीं भी, उसमें कुछ एक पेपर जैसा लगता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे से पोर होते हैं नेचुरली। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना तो उसमें छोटे छोटे से पोर होंगे। तो उसमें क्या होगा, पोर्स में से जो फाइन पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है फिल्ट्रेशन ना, तो सीविंग हम सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी फ़र्क होता है। फिल्ट्रेशन लिक्विड स्टेट, जो चीज़ें लिक्विड में हो जाएंगी तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो सीविंग हम सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपका पानी वाला सॉल्युबल चीज़ें हैं वो पानी के साथ फाइन नीचे आ जाएंगी, जो बिगर पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही फंस जाएंगे, तो ऐसे आप सेपरेट आउट कर लोगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, फिल्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। आप डेली लाइफ में फ्रूट्स को फिल्टर करते, जूस को फिल्टर करते हैं, हम चाय को फिल्टर करते हैं, तो ये सिंपल आपकी क्या आ जाती है जी, फिल्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मेथड, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल होते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स।
इसमें भी हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास कुछ ये हम केमिकल्स की क्रिस्टलाइजेशन की जाती है टू गेट द प्योर सॉलिड्स। हमने आपके पास कोई सॉलिड है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है, उसके बाद उसको फिल्टर आउट कर देना। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सॉल्युबल होंगी, वो पानी के साथ नीचे आ जाएंगी और उसके ऊपर जो फिल्टर पेपर पे बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। तो उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे हमने फिल्टर आउट कर लेना है, ठीक है। इसमें फिल्टर पेपर लगा के जो इसके ऊपर बचेगा वो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। कुछ सॉलिड्स के लिए ये यूज़ किया जाता है, सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। टू गेट फॉर्मेशन ऑफ द, दिस इज़ द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स। तो ये बेसिकली सॉल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, टू गेट प्योर सॉल्ट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो नीचे हम फिल्टर करने के बाद जो हमें इसमें मिलता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ फिल्ट्रेट, पता होना चाहिए। ये क्या है, हमारे पास फिल्ट्रेट होता है। इसको क्या बोला जाता है जी, फिल्ट्रेट। तो ये एक सिंपल क्रिस्टलाइजेशन आपका है जिसमें सॉलिड्स की हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स। उसके बाद है हमारे पास बहुत ही सिंपल प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ये आपको बहुत छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हो, लेकिन ये मेथड है सेपरेशन का, है ना। इवेपोरेशन है एंड कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड को किस में चेंज करते हैं, गैसेस में। लिक्विड फेस को किसके अंदर चेंज कर देंगे, गैस में चेंज कर देंगे। और कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ द इवेपोरेशन। तो मीन्स हमने गैस को किस में चेंज किया है जी, लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपके सामने हैं। पानी को हमने यहाँ पे गर्म किया, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होने के बाद वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएंगे, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे। वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इसके नीचे आग लगा देंगे ना, तभी होगा ये गर्म। तो पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन जो है ये मेथड भी यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन। आपको पता है जो सॉल्ट है सी वाटर से हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं, बाय यूजिंग इवेपोरेशन। आपको पता है कि जो सी वाटर है इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, वहाँ से ये गुड सोर्स भी है हमारे पास सॉल्ट का। तो पानी को कलेक्ट किया जाता है, पानी धूप में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट। फिर उसको कलेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाता है, क्लीन होता है, फिर आपके पास सॉल्ट आता है। ऐसे आप घर में भी इवेपोरेशन कर सकते हो। पानी में सॉल्ट को रखो, पानी को गर्म करो, पानी सारा क्या हो जाएगा, पानी जो होता है ये वॉलेटाइल इन नेचर होता है। सॉल्ट जो होगा ये नहीं इवेपोरेट होगा ना, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि वो इनवॉलेटाइल हो, नॉन वॉलेटाइल होता है, सॉरी। तो हमारे पास क्या है, लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं, ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ये हो कहाँ रहा है, दोनों ही प्रोसेस में कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर। हीटिंग करनी है, टेम्परेचर चेंज किया ना हमने, लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में। अगर मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो गैस, तो मीन्स हाई। जब हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे, गैस को आप कूल करो, गैस है ठंडा कर दो उसको, तो क्या होगा, वो अगेन किस में चेंज हो जाएगा जी, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो आपकी बुक में एक फोटो भी गिवन है, ऐसे कैटल पड़ी है, कैटल में से ऐसे धुआं, चाय रखी हुई है ना इस कैटल में, तो यहाँ से ऐसे धुआं आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई प्लेट रखो, आप प्लेट के ऊपर आइस रखो, तो आप क्या देखोगे, इस साइड आपको वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ पे स्टीम है ये गर्म है बहुत ज़्यादा, तो वो प्लेट तो ठंडी है बर्फ़ की वजह से। तो जैसे ही वो फॉल होगी इस सरफेस पे, जैसे ही वो ट्रे पे फॉल होगी, तो वो जो गैस के वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो किस स्टेट में आ गए जी, वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ऐसे रेन आपकी होती है ना, तो वाटर साइकिल भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ही पार्ट है। यहाँ से पानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर क्लाउड में कंडेंसेशन होती है ना, वहाँ पे वो अगेन गैस आपकी रेन बन के नीचे आ जाती है। तो ये प्रोसेस आपका चलता है, कंडेंसेशन एंड द इवेपोरेशन। तो आपने
देखा होगा कई बार गर्मियों में आप ठंडा ग्लास रखते हो पानी का, तो आपको उसके बाहर सरफेस पे पानी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स। हवा में गर्मी में पानी इवेपोरेट होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो आपने ग्लास ठंडा-ठंडा आइस डाल के पानी रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि उसके बाहर पानी कहाँ से आ जाता है ना, अंदर तो चलो आपने डाला है, तो बाहर उसके ऐसे पानी टपकता है। कहाँ से टपकता है? क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर होता ही है, वाटर वेपर्स। बहुत ज़्यादा वाटर होता है हमारी एयर में। तो जैसे ही वो ग्लास से पानी ठंडा, गर्मियों की आपने देखा होगा यूजली इसमें ठंडा ठंडा पानी रखा है, तो जैसे ही एयर इस पे फॉल होगी तो एयर में जो भी गैस के जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे इसको टकराने के बाद। तो वो अगेन किस स्टेट में आ जाएंगे जी? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। वो कौन से स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये था आपके पास कंडेंसेशन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप पीछे भी पढ़ के आए हो सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। कभी आपने पानी में नमक को डिज़ोल्व किया है, शुगर को डिज़ोल्व किया है? बहुत बार। बहुत सारे मिक्सचर्स हम बनाते हैं किचन में। कभी सॉल्ट, जैसे लेमन ऐड बनाते हो आप, लेमन जूस को मिक्स कर देते हो, उसमें सॉल्ट शुगर मिक्स करते रहते हैं ना आप, तो अच्छा सा एक नींबू पानी बना के आप पी लेते हो। तो सोल्यूशन इज़ व्हाट? सोल्यूशन होता है जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं। एक होता है आपके पास सल्यूट। ये टू कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन कैसे बनता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लो आपके पास वाटर है, वाटर क्या है आपके पास? सॉल्वेंट है, इसमें आपने नमक ऐड किया है भाई, नमक इसमें ऐड कर दिया, दैट इज ए सल्यूट, दैट इज ए सल्यूट। पानी को आपने मिक्स कर दिया सॉल्ट डाल के, तो वो अब आपके पास कौन सा बन गया जी? अब वो आपके पास क्या बन गया? सॉल्ट सोल्यूशन। क्या बन गया आपके पास? सॉल्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन कब बनते हैं? जब हम किसी सल्यूट को किसके अंदर ऐड कर देते हैं? सॉल्वेंट के अंदर। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज़्यादातर चीज़ें हम पानी में ही डिजॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें वाटर में डिजॉल्व होती हैं, हमारे पास वाटर को छोड़ के बहुत और सॉल्वेंट भी होते हैं। तो वाटर ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चीज़ें पानी में ही डिजॉल्व करते हैं हम। अब बाकी जो और सॉल्वेंट है बहुत कम यूज़ करते हैं हम हमारी डेली लाइफ में। तो इस वजह से जो वाटर है उसको हम क्या बोल देते हैं? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत ही सिंपल लाइन जो पता होनी चाहिए एक साइंस स्टूडेंट्स को। तो सोल्यूशन कब बनता है? सोल्यूशन मिक्सचर होता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सल्यूट हम हमेशा लेस अमाउंट में लेते हैं। ये तो नहीं इतना ज़्यादा सॉल्ट ले लिया, इतना सा पानी, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिजॉल्व। तो सल्यूट हम लेंगे हमेशा कम, थोड़ा सा नमक लेते हैं। ये पानी हम ज़्यादा लेते हैं, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। पानी ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, उसको डिजॉल्व किया, क्या बन गया हमारे पास? सोल्यूशन बन गया। तो आपको क्या लगता है, क्या आप उसमें सपोज कर लो आप ये कर ही जा रहे हो, आप एक ग्लास रखा है आपने, सॉल्ट आपने एक चम्मच डाला, डिजॉल्व कर दिया, हो गया डिजॉल्व, आपने देखा, फिर दूसरा चम्मच डाला, फिर किया, क्या ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा? आपको क्या लगता है कि क्या वो सॉल्यूबल होता ही रहेगा या नहीं? एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उसमें सॉल्ट डाला लेकिन वो डिजॉल्व ही नहीं हुआ, ऐसे ही एज इट इज ही रहा। तो वो अब सोल्यूशन का नाम बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं व्हेन वी आर अनएबल टू ऐड मोर सल्यूट इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट। जब हम उस सॉल्वेंट में अब और सल्यूट नहीं डाल सकते, अगर आप डालोगे भी तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, मीन्स नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड। इस सॉल्वेंट में अब और ज़्यादा क्या नहीं हो सकता जी? सल्यूट ऐड नहीं हो सकता। अब ये सोल्यूशन क्या बन चुका है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। जब हमारा जो सोल्यूट है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए। हर एक सोल्यूशन की एक
सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस स्टेज पर जाकर, उस पॉइंट पे जाके उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वो सॉल्युबल होना बंद हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस का उसमें सॉल्युबल रहने की जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, कोई भी सब्सटेंस अपने आप को सॉल्युबल रख सके उस सॉल्वेंट में, उसकी वो होती है सॉल्युबिलिटी। जब उसकी वो अपने आप को अब मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अब वो सैचुरेटेड हो गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी अब नहीं है, अब वहां तक उसकी सॉल्युबिलिटी है। मान लो 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व होने के बाद बंद हो गया है, तो सैचुरेशन आ गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी जी? 10 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये प्रॉपर्टी है, द एबिलिटी ऑफ substance to get in dissolved state, उसी स्टेट में डिजॉल्व रहने की एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की, उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाती है। तो सोल्यूट क्या होते हैं? अभी मैं यहाँ पे इनकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। सोल्यूट विच डिजॉल्व्स, द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व्स, जो सब्सटेंसेस आप डिजॉल्व करते हो, द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व्स, एंड सॉल्वेंट क्या होगा? द सब्सटेंस इन विच, जस्ट कॉम्पोनेंट हम लिख सकते हैं, द कॉम्पोनेंट इन विच सोल्यूट डिजॉल्व्स। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्ट और शुगर क्या हो जाते हैं? सोल्यूट। ये सिंपल एग्जांपल है। सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या हो गया? अभी हम इसके बाद क्या लिखने जा रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट ये आपने आई होप देख लिया है। इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When no more solute can be added in solution, then our solution is saturated। क्या आपको लगता है कि अब वो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या कोई मेथड नहीं है कि वो सैचुरेशन अभी हमने और डिसॉल्व करना था? यस। कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। अगर आप उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करो तो आप थोड़ा सा और सोल्यूट उसमें क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। टेम्परेचर की हेल्प से थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और आप सोल्यूट ऐड कर सकते हो। सैचुरेशन उसका हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट ये था आपके पास चैप्टर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें हमने देखा कि कैसे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन। उसके बाद हमने देखा सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है? मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हम पढ़ के आए हैं 4th चैप्टर में। सॉल्युबल सब्सटेंस क्या थे? जो पानी में घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। ये तो सिंपल आपको पता ही था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।